नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामकृष्ण कुमार। वेलकम टू नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12 इंटर परीक्षा 2027 के लिए अपना सब जो है तन मन धन से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी की तरह लगे हुए हैं। तो आइए, यही जो है अपना सब जो है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का अपना सब जो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कर रहे हैं। आज इसका क्लास 11th होने वाला है, 11वां क्लास होने वाला है। इट मीन्स अपना सब ने जो है 10 इट मीन्स 100 क्वेश्चन अपना सब जो है निपट दिया है। आज जो है 101 से लेकर के 110 तक क्वेश्चन होने वाला है। तो ठीक है ना। तो आपको जैसे कि हम बोले हैं कि 6:30 बजे से हर दिन जो है लाइव क्लास यहाँ पर जुड़ना आपका अनिवार्य है। तो थोड़ा सा आज डिले हो गया है, बिकॉज ऑफ पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा सा टाइम वक्त लगता है। चलिए, खैर कोई बात नहीं है, आ गए हैं। अभी आपको जो है, अभी आपको इस चैनल पर पॉलिटी विषय भी होता है, पॉलिटी और ज्योग्राफी। पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं हो रहा, हिस्ट्री। क्या बाबू? हिस्ट्री। और हाल ही में जो है ज्योग्राफी भी स्टार्ट होगा। क्या होगा? ज्योग्राफी भी स्टार्ट अपना सब करेंगे। अभी फिलहाल पॉलिटी और हिस्ट्री का क्लास होता है। यदि आप इंटर परीक्षा 2027 में प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं किया, तो आप यहाँ से बैठ करके इस चैनल के माध्यम से आप आराम से घर बैठे प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। आपको जो है इस टाइप का पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप आराम से घर बैठे ये सब 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम समक्ष जो हमेशा लेकर के आ रहे हैं, ये सब आप आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे कि नहीं दोस्तों? तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको जो है पीडीएफ आपको आराम से घर बैठे मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। 7903534066, या फिर एक नंबर और दे रहे हैं 9534023725। ये आप दोनों नंबर नीतीश क्लासेस का है। आप यदि पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप घर बैठे, यदि आप जो है इंटर परीक्षा 2027 में देने वाले हैं और आर्ट्स विषय है, आपके लिए टेंशन कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर आराम से बैठ करके कर सकते हैं। बदले में आपको, इसके बदले में कुछ नहीं करना दोस्तों। इसके बदले में आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, बिकॉज ऑफ सपोर्ट करना आपका कर्तव्य बनता है। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, आपने सब जो है टाइम बिना गंवाए हुए अपना सब कम टू द पॉइंट आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बड़ा गजब है। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल क्या। देखिए राज्य का जो है कार्यकाल की नियुक्ति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? नियुक्ति। आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल जो होते हैं, क्या होते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं, ये जो है विधानसभा। क्या बाबू? विधानसभा क्या होते हैं? विधानसभा के, विधानसभा क्या होते हैं? स्पीकर होते। क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। स्पीकर। अब पता है ना, विधानसभा में देखिएगा एक बैठे रहते हैं, वो सुनते हैं सभी एमएलए को बात, तो वो स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं, विधानसभा के स्पीकर होते हैं। और ये जो है, ये क्या करते हैं, ये जो है चुना जाता है। इसका जो नियुक्ति होता है, इसका नियुक्ति जो होता है, इसका नियुक्ति कौन करते हैं? इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं बाबू? राष्ट्रपति करते हैं। और कितने सालों के लिए बोला गया है? नियुक्ति कौन करता है तथा कितने कार्य, उसका कार्यकाल क्या। कार्यकाल मतलब कितने तक पद, कितने टाइम तक पद पर बना रहता है। तो ये 5 साल के लिए होता है। किसके, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए होता है। और जब तक इस पर जो है राष्ट्रपति का इच्छा होता है, तब तक ये राज्यपाल बना रहता है। राष्ट्रपति का इच्छा होगा, यदि इसको पहले ही जो है विफल कर दिया जाए, तो इसको पहले भी हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति हटा सकता है, बाकी और कोई नहीं हटा सकता। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, एक प्रश्न सुन लेते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा
उसका कार्यकाल क्या है, लिखेंगे राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको हम पहले ही बताएं, क्या बताएं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और देखिए राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए होती है। और देखिए यहाँ पर वही बात लिखा गया है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसमें जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रह सकता है। जब तक राष्ट्रपति का इच्छा होगा तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति का इच्छा खत्म हुआ, उसको राज्यपाल से हटा दिया जाएगा। दोस्तों समझ रहे कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और कितने वर्षों के लिए होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और 5 वर्षों के लिए करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो और सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। दोस्तों कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही शानदार, लाजवाब और झलकदार लेकर के आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यायिक पूर्णावलोकन से आप क्या समझते हैं? न्यायिक पूर्णावलोकन से आप क्या समझते हैं? आप देखिए आपको पता होना चाहिए भारत क्या है, भारत लोकतंत्र है। क्या है बाबू? लोकतंत्र है। भारत क्या है? लोकतंत्र है। और यहाँ पर जो शासन चलाया जाता है, यहाँ पर क्या चलाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर जो शासन चलाया जाता है किसके द्वारा? संघीय शासन व्यवस्था होता है। क्या होता है? संघीय शासन व्यवस्था है। आपको पता होना चाहिए संघीय शासन, जहां पर केंद्र और राज्य सभी यहाँ पर शासन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है न्यायालय जो होता है, न्यायिक पूर्णावलोकन, ये तो संघीय व्यवस्था हो गया। और यहाँ पर जो है शक्ति का इसमें क्या किया जाता है? इसमें शक्ति का विभाजन किया जाता है। आपको पता है संघीय व्यवस्था में शक्ति 2 भागों में टूटा जाता है, एक राज्य के पास, एक केंद्र के पास। आपको हम पूरा डिटेल से पता है। वैसा देश जहाँ पर सरकार 2 स्तर की होती है, एक केंद्र स्तर की जो पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए कार्य करे, और एक राज्य स्तर का जो प्रत्येक राज्य के लिए कार्य करे, उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। आपको पहले हम बता चुके हैं। और यहाँ पर आप देखते होंगे शक्ति का विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो होता है न्यायालय का भी बहुत सारा बटे रहता है। ठीक है, इसका अंग बटा रहता है कि बहुत सारा के सबका अलग अलग कार्य रहता है। क्या रहता है? सबका अलग अलग कार्य रहता है। जैसे कि आप देखिए एक होता है कार्यपालिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका, एक होता है विधायिका। क्या होता है? विधायिका होती है, एक होती है न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका। क्या होती है दोस्तों? न्यायपालिका। तो इसमें पूछा है न्यायिक पूर्णावलोकन से आप क्या समझते हैं? देखिए इस दोनों में कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे अभी बात करेंगे तो इसमें सरकार रहता है। क्या रहता है? सरकार रहती है। जितने भी एमएलए विधायक रहती है, इस दोनों में कार्य करती है। ठीक है, तो जब कोई भी देश का जो है सांसद या फिर राज्य का विधानमंडल, सांसद, क्या बाबू? सांसद या फिर जो है विधानमंडल में, किसमें बाबू? विधानमंडल में जो है, विधानमंडल में क्या किया गया? कोई नियम कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? नियम कानून बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? नियम कानून बनाया गया। उसकी समीक्षा, ये जो नियम कानून बनाया गया है, लोकतंत्र में ये कहता है कि ये जो भी नियम कानून जो है सांसद या जो है विधायिका या फिर जो है कार्यपालिका बनाएगा, इसमें जो है विधान मंडल बनाएगा, उसमें क्या होना चाहिए? ये जो सांसद या कानून या फिर नियम बनना होना चाहिए, ये किसके अनुसार बनना चाहिए? ये संविधान के अनुसार बनना चाहिए। संविधान के अनुसार बनना चाहिए। किसके अनुसार दोस्तों? संविधान का पालन करें। किसके लिए पालन करना चाहिए? संविधान का। तो यही जो है न्यायिक पूर्णावलोकन ये चेक करता है कि विधायिका या फिर जो है कार्यपालिका जो भी नियम कार्य करता है वो संविधान के अनुसार कार्य करता है कि नहीं करता है। यदि संविधान के अनुसार नहीं कार्य रहता है, उस नियम कानून पर क्या करता है? ये जो है न्यायिक पूर्णावलोकन रोक लगा देता है। क्या करता है दोस्तों? रोक लगा देता है। तब तक हम लिखेंगे न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ है कि न्यायालय को यह अधिकार है कि वह सांसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून तथा सरकार के कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सके। वो जो भी नियम कानून बनाता है या फिर सरकार कोई भी कार्य करता है, वो किसके अनुसार हो? संवैधानिकता का जांच हो। इसमें संविधान का जांच होगा, संविधान के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? संविधान के अनुसार होना चाहिए। यदि कोई कानून या कार्य संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, कोई भी कार्य संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, तो न्यायालय
उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है और रद्द कर देता है या फिर रोक लगा सकता है। ये क्या कर सकता है, यदि कोई जो है संविधान के विरुद्ध पाया गया कानून या नियम, तो उस पर क्या करेगा न्यायालय, उस पर असंवैधानिक घोषणा करके उसे रद्द कर सकता है। क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। समझ रहे कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है। समझ रहे कि नहीं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जबरदस्त है। क्या क्वेश्चन का रहा, लोक अदालत क्या। देखिए लोक अदालत क्या है, ऐसे अदालत तो 3 गो होता है, आपको पता होना चाहिए। एक क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एक होता है लोक अदालत भी होता है। इसमें छोटा मोटा मामला, इसमें छोटा मोटा मामला देखा जाता है, जिसमें जो है कोई भी जो है वकील या फिर जो है वकील उकील की जरूरत नहीं होता है। कोई भी जो होता है उसमें तारीख उरीख की जरूरत नहीं होता है। बेल उल कराने का कोई मतलब कि ताल्लुक नहीं होता है। इसमें इसमें सिंपल बात होता है कि जो केस किया है विपक्षी, इट मीन जो मुद्दा मुद्दालय जो होता है, दोनों समझौता कर लेता है। क्या कर लेता है, समझौता के आधार पर जो है वो जो है केस वापस ले सकता है। इसमें कोई दौड़ बढ़ा करने का इसमें कार्य नहीं होता है। जैसे छोटा मोटा कार्य, मान लीजिए कि जो है मोटर से जो है मोटर गाड़ी से क्या हुआ, मोटर गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा मोटा छोटा मोटा केस हो गया, या जो है लोक अदालत में ही सोल्यूशन हो जाता है। इस पर केस मुकदमा नहीं चलता है, इस पर वकील वकील रखने का कोई कार्य नहीं होता, इसमें तारीख उरीख का बात नहीं होता है। ठीक है, या फिर देखिए एक बार क्या होता है, मकान मालिक, मकान मालिक क्या क्या, आपका घर का बिजली काट दिया, आप 10 साल से ला रहे हैं, आप वहां पर आपको हटाना चाहता है, तो मकान मालिक आपको कुछ दिक्कत दे रहा है, उस अदालत में जो है आप केस कर सकते हैं लोक अदालत में जाकर। ये छोटा मोटा केस अदालत है। ठीक है, लिखेंगे लोक अदालत विवादों के आपसी समझौते और सुलह के आधार पर शीघ्र एवं सरल समाधान के लिए बनाई गई वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है। देखिए इसमें आपको पता है लोक अदालत क्या है, विवादों के आपस में क्या कर समझौते करने का, आपस में ही समझौता कर लेंगे या फिर जो है सुलझ लेंगे। ठीक है, इसके आधार पर जो शीघ्र मतलब जल्द ही करने वाला और सरल समाधान। इसमें कोई होता है मारपीट या फिर जो केस फौजदारी नहीं होता, या फिर जो उस पर उसको सजा उजा सुनाया नहीं जाता। एकदम साधारण सरल समाधान के लिए बनाई गई वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है। इसमें लंबित या कुछ पूर्व विवादित मामलों का निपटारा बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के किया जा सकता है या फिर किया जाता है। बिना इसमें जो है लंबी न्यायिक प्रक्रिया किए हुए, इसमें बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया किए हुए जो है लोक अदालत में आपको सोल्यूशन मिल सकता है, जल्द ही मिल जाएगा। आप जाइए लोक अदालत, एक बार अपना मामला उमला सुलझा दीजिए, तुरंत जो है जो वाद विवाद करने वाला आपसी समझौता हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन नहीं है गुरु जी। कल क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा गजब है। नक्सलवाद क्या। देखिए नक्सलवाद का जो उदय होता है, ये होता है पश्चिम बंगाल से। कहां से होता है दोस्तों, पश्चिम पश्चिम बंगाल से होता है। कहां से होता है, पश्चिम बंगाल में। एक थाना का नाम होता है जिसका नाम है नक्स नक्सलवाड़ी। क्या नाम होता है, नक्सलवाड़ी। ठीक है, यहाँ का जो है किसान एक बार आंदोलन करता है। कौन करता है, किसान आंदोलन करता है। वही आंदोलन आगे चलकर क्या बन जाता है, नक्सलवाद बन जाता है। क्या बन जाता है, नक्सलवाद बन जाता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी पुलिस थाने के इकट्ठे में 1967 में एक किसान विद्रोह, आपको बताया एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह का अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका अगुवाई इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय टेंडर टेंडर के लोग स्थानीय टेंडर के लोग कर रहे थे। नक्सलवाड़ी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। आपको पता है कि यह जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी जिले से फैला और कई जिलों में फैल गया। ये नक्सलवाद क्या फैल गया, कई जिलों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है। और यही आंदोलन क्या होता है, नक्सलवाद के रूप में नक्सलवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
नक्सलवाद कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा नक्सलवाद क्या होता है, नक्सलवाद कहाँ से स्टार्ट होता है, पश्चिम बंगाल में, और कब 1967 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब है। क्वेश्चन कर रहा उन कारणों का वर्णन करे जिसके कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल की घोषणा आपको पता है कि 25 जून 1975 में होता है। क्या होता है? 25 जून 1975 में जो है आपातकाल की घोषणा होती है। देखिए आपातकाल के क्या कहता है, आपातकाल के कारण के वर्णन करने के लिए, तो उन कारणों का वर्णन करे जिसके कारण 1975 में आपातकाल लिखा। देखिए कारण, आपातकाल के कारण बहुत ज्यादा था। आपातकाल के जो है आपातकाल के कारण, ठीक है। देखिए कारण क्या था, कारण यही था कि 1971 में क्या हो गया था, 1971 में जो है युद्ध हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों? युद्ध हो गया था। किसके साथ? आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान और भारत के साथ। किसके साथ? भारत के साथ युद्ध हो गया था, जिसके कारण से सैन्य खर्चा बढ़ गया था। क्या हो गया था? इसके कारण जो है सैन्य खर्चा बढ़ गया था, सैन्य खर्च बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। इस इसका ये कानून हो गया जिसके कारण आपातकाल लगाना पड़ा। और इसमें जो है अधिक खर्चा होने के बाद जो है, और इसी वर्ष जो है, इसी वर्ष 1973 में और 74 के बीच में क्या हुआ, तेल का जो है ना, आपको पता होना चाहिए, तेल का जो कीमत में क्या हो गया, कीमत में वृद्धि हो गया। क्या हो गया? वृद्धि हो गया। आपको पता होना चाहिए कि सारा वस्तु जितना भी जो है आदान प्रदान होता है, व्यापार होता है, वो सभी तेल के माध्यम, मतलब कि रोड के माध्यम से एक जगह दूसरे जगह जाता है। इट मीन ट्रांसपोर्टिंग जो रिपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टिंग रिपोर्ट, यही जो है बढ़ गया। इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तेल के माध्यम से होता है, गाड़ी घोड़ा तेल के माध्यम से ही चलता है। तेल का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हर चीज का दाम बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो है बढ़ जाएगा, तो हर चीज का कॉस्ट ऑटोमेटिक है बढ़ जाएगा। और जिसके कारण से तेल का दाम में वृद्धि हो गया, तो हर चीज का जो है ना, मतलब कि अब जो है महंगाई बहुत ज्यादा हो गया। हर चीज में क्या हो गया? महंगाई जो है बहुत ज्यादा हो गया। जैसे महंगाई बहुत ज्यादा हो गया तो आपातकाल लगाना बनता है। तो पहला कारण यही हो गया 1971 में जो है पाकिस्तान के साथ में युद्ध, जिसके कारण सैन्य खर्चा बढ़ गया। ठीक, दूसरा कारण जो है 1973 में जो है तेल की कीमत में वृद्धि हो गई, जिसके कारण से महंगाई बढ़ गई। ठीक है, जिसके कारण से आपातकाल लगाना पड़ा। और जो है और भी कारण था, एक कारण और था आपको हम बता दें, एक कारण और था कि बिहार में इसी वर्ष जो है बिहार आंदोलन हो गया था। क्या हो गया था? आंदोलन बिहार आंदोलन के कारण क्या हो गया था, यह जो है आपातकाल बहुत जरूरी हो गया लगाना। ये कारण आप लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, आराम से लिख सकते हैं। तो पूछा गया है उन कारणों का वर्णन करे जिसके कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई। ठीक है, तो लिखेंगे आपातकाल की घोषणा के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला 1971 के युद्ध में अधिक खर्च तथा 1974-73 में 1973-74 में तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आपातकाल लगाना पड़ा, पहला कारण। दूसरा कारण और भी आप बता सकते हैं। देखिए दूसरा कारण आप यहाँ पर बता सकते हैं कि दूसरा कारण रेल कर्मचारी हड़ताल, बिहार आंदोलन, गुजरात में नव निर्माण आंदोलन, ये सब कारण है। आपको पता होना चाहिए 1974 में ही जो है क्या हो गया था, रेल कर्मचारी जो हड़ताल कर दिया था। आपको पता है, एक दिन आप सोच के देखिए बिहार में या फिर भारत में रेल बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेल बंद होगा तो कितनों लोगों का आवागमन क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। कितना लोगों को नुकसान होगा, करोड़ों की संख्या में नुकसान होगा। और यह जो है कई दिनों तक जो है रेल कर्मचारी जो है हड़ताल पर थे, जिसके कारण से आपातकाल लगाना ही पड़ा। और इसी बार जो है पता है ना, बिहार में जेपी क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया था। आपको पता होना चाहिए बिहार आंदोलन, ठीक है ना। और गुजरात में ही जो है नव निर्माण आंदोलन हो गया था, जिसके कारण से आपातकाल लगाना इम्पोर्टेंट है। और लास्ट और इमीडिएट कारण ये आप बता सकते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन 1971 में जो निर्वाचन हुए थे वो अवैध घोषित करने का लेख जारी कर दिया। और इसी वर्ष जो है, उसी वर्ष क्या हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, जो इंदिरा गांधी जो है 1971 के आम चुनाव में, चौथा आम चुनाव में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री बना था, इसको अवैध घोषित कर दिया। बोला कि इसमें जो है ये वैध तरीका, मतलब सुरक्षित स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से इंदिरा गांधी चुनाव नहीं जीता। या जो है क्या किया था, सरकारी कर्मचारी, सरकारी
बलबूता के माध्यम से क्या किया, चुनाव जीता है, इसीलिए हम इसको अवैध घोषित करते हैं, जिसके कारण से देश में आपातकाल लगाना अनिवार्य हो गया और लग भी गया। भारत में जिसकी होने की कोई संभावना नहीं थी, वह 25 जून 1975 को हुआ। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दिया था। आपातकाल की घोषणा कर दिया था। क्या करा, इसका आपातकाल की घोषणा कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपातकाल की घोषणा। समझ रहे कि नहीं दोस्तों, आपातकाल की घोषणा आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा गजब है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बड़ा गजब है। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा आपातकाल के दो नतीजे बताए। देखिए आपातकाल के दो नतीजा बोलना है। देखिए आपको पता होना चाहिए, आपातकाल लग जाता है, इट मीन राष्ट्रपति शासन लग जाता है। आपातकाल आपातकाल लग जाता है तो आपको पता होना चाहिए देश में जो है ना, देश में जो एकात्मक सरकार होती है, क्या होती है, एकात्मक सरकार हो जाती है। क्या हो जाती है, एकात्मक सरकार हो जाती है। क्या हो जाती है, एकात्मक सरकार हो जाती है। जैसे इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र के पास जो है सत्ता चला जाता है। क्या चल जाता है, केंद्र के पास सत्ता चल जाता है, राज्य के पास कोई सत्ता नहीं रहता है। तो पहला नतीजा आते हैं वो आपातकाल के दौरान केंद्र का शक्ति अधिक बढ़ जाता है तथा राज्य का शक्ति घट जाता है। क्या होता है, राज्य का शक्ति घट जाता है, पहला कारण। दूसरा का जो है नतीजा ये निकलता है, इसमें लोगों का जो मौलिक अधिकार होता है, लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है, लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। ठीक है, इसमें मौलिक मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें मौलिक अधिकार क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये बात बोला गया। तो आप लोग सब लिख देंगे, आपातकाल के दो नतीजे लिखिए तो अपने सब लिख देंगे। पहला नतीजा, आपातकाल के दौरान केंद्र के पास अधिक शक्ति हो जाती है, राज्य के पास कम शक्ति बचती है। दूसरा का, आपातकाल के दौरान लोगों का मौलिक अधिकार खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, मौलिक अधिकार खत्म हो जाती है। लिखेंगे आपातकाल के नतीजे निम्नलिखित है। पहला, आपातकाल लागू होने पर सारी शक्तियां केंद्र के अधीन हो जाती है, सारी शक्तियां केंद्र के अधीन हो जाती है। दूसरा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर रोक लगा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और 6 नंबर क्वेश्चन पर अपन सब पहुंच गए, कितने, 6 नंबर क्वेश्चन पर। और देखिए अगला क्वेश्चन की ओर अपन सब मूव करते हैं, और ये आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा गजब का रहा। क्वेश्चन क्या करा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का वर्णन करें। देखिए राष्ट्रपति 3 अनुच्छेद के तहत जो है आपातकाल लगा सकता है। कितने, 3 अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा सकता है। पहला 352, 356 और 360, इसके तहत जो है आपातकाल लग सकता है। क्या लग सकता है, आपातकाल लग सकता है। तो अपन सब बात क्या किया गया, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें तो ये शक्ति दिया गया है 352, 356 और 360। इसी का वर्णन करने के लिए कहता है, लिख देंगे राष्ट्रपति निम्नलिखित आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत के द्वारा राज्य में संवैधानिक शक्तियां विफल होने पर आपातकाल की घोषणा हो सकती है। देखिए 356 के तहत जो आपातकाल लगता है, यदि कोई भी राज्य में कोई भी जगह पे क्या हुआ, संवैधानिक विफलता होगी, मतलब इट वहां पर जो संविधान काम करना बंद कर दिया, इसमें जो है सीएम के हाथ से पावर निकल गया, जनता उग्र बहुत ज्यादा मचा रहा, वहां पर जनता जो है सीएम से भी आगे बढ़ गया, बहुत आंदोलन तोड़ फोड़ करने लगा। यहाँ पर क्या होने लगा, संविधान विफल हो गया, जिसके कारण जो है अब इस काल में जो है राष्ट्रपति डायरेक्ट, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को जो है ये इन्फॉर्म करेगा। कौन इन्फॉर्म करेगा, ये राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ कोई भी राज्य में जो, जिस राज्य में संवैधानिक शक्तियां विफल होती है, उस राज्य के राज्यपाल, क्या बाबू, राज्यपाल जो है मैसेज देगा किसको,
अपने राष्ट्रपति को कि देखिए महाराज, इस राज्य में क्या हुआ, संवैधानिक विफलता हो गया, यहाँ का सीएम जो है, यहाँ पर सीएम कुछ नहीं काम कर रहा, इससे पावर, इससे जो है जनता और भी जो है ऊपर चला गया, इसके हाथ में अब कुछ नहीं है, यहाँ पर संविधान विफल हो गया। तो जिसके कारण से राज्यपाल जैसे इसको बोलेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति डायरेक्ट वहां का सीएम का पावर को हटा देगा, डायरेक्ट केंद्र के पास वो शक्ति चला जाएगा। ये संविधान का था 1956 के, सॉरी 356 के तहत, क्या 356 के तहत। और पहला जो है 352 के तहत जो होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। इसमें जो है देश में जो है खाद्यान्न पदार्थ की कमी हो गया, भुखमरी हो गया, बेरोजगारी है, तो इस काल में भी जो है आपातकाल लग सकती है। दूसरा कारण जो है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लग सकता है। वित्तीय आपात, सॉरी, अच्छा, इसमें जो है वित्तीय आपातकाल आपको पता होना चाहिए, देश में अभी तक भारत में एक बार भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। इट मीन्स राष्ट्र का जो है राष्ट्रीय आय जो है वो गिर गया पूरा एकदम से, राज्य के पास, देश के पास रुपया नहीं बचा, ठीक है। वित्तीय आपातकाल इस काल में लग सकता है। इसमें जो है सरकार के पास रुपया पैसा खत्म हो गया, तो इस काल में क्या होगा, अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। वित्तीय मतलब आपको पता होना चाहिए फाइनेंस, क्या होना चाहिए, फाइनेंस होता है। इट मीन्स ये आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों शक्ति के बारे में, 352, 356 और 360 के बारे में। ये शक्ति दिया गया है भारत के किसको, राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है, प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है। देखिए प्रतिबद्ध नौकरशाही के बारे में बात करता है, तो वैसी नौकरशाही, अच्छा इसमें क्या होती है, इसमें वैसी नौकरशाही होता है, वैसा अधिकार होता है, वैसा अधिकार होता है जिसमें जो है, जैसे कि कोई कोई जो है, जितना भी सत्ताधारी जो है नेता मुखिया होते हैं, नेता होते हैं, इसी के अनुसार, इसके अनुसार जो है, इसके अनुसार यही जो है चयन करते, ये चयन करते किसका, IAS का, IPS का, ठीक ना, DM का, ठीक ना, ये सब का जो है SP का, यही सब चयन करते हैं। और ये सभी कार्य किसके अनुसार करता है, ये सभी कार्य जो है इसके इशारा पर करते हैं। ऐसा पर जहाँ पर जो है, जहाँ ऐसा जहाँ पर भी अधिकार होता है उसी को आप सब करते हैं प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध नौकरशाही जहाँ पर जो सत्ताधारी के आधार पर क्या चुना जाता है, लोक सेवक, लोक सेवक में जो है IAS IPS DM हो गया, SP हो गया, कलेक्टर हो गया, ये सब चुना जाता है किसके अनुसार, सत्ताधारी दल के अनुसार। उसको अपना सब कहते हैं क्या, प्रतिबद्ध नौकरशाही। लिखेंगे वैसी नौकरशाही जिसमें लोक सेवा, लोक सेवा आपको पता होना चाहिए, यह है लोक सेवा का चयन सत्ताधारी दल के नेता के द्वारा किया जाता है तथा उन्हें सत्ताधारी दल की विचारधारा और रीतियों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। और इसको सबको कार्य कैसा करना पड़ता है, इसको सबको कार्य जो है इसके आधार पर, सत्ताधारी नेता के आधार पर, सत्ताधारी नेता के आधार पर जो है कार्य करना पड़ता है, इसके विचारों पर कार्य करना पड़ता है। अपने स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकता है, ठीक है। उसे उसे ही जो है प्रतिबद्ध नौकरशाही कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, प्रतिबद्ध नौकरशाही कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबद्ध नौकरशाही गुरुजी हम समझ गए हैं, यदि समझ गए हैं तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि बिहार आंदोलन क्या है। आपको पता होना चाहिए बिहार आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, नेतृत्व में किसके किया गया था, ये जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण क्या होते हैं, नारायण। इसके आधार पर, इसके नेतृत्व में किया गया था। जब देश बिहार में क्या हुआ था, पूरा जो है बेरोजगारी हो गया था, बेरोजगारी हो गया था, भूखमरी हो गया था, क्या हो गया था, भूखमरी हो गया था, ठीक है। खाद्यान्न पदार्थ खत्म हो गया था, इसमें जो है खाद्य पदार्थ का क्या हो गया था, खाद्यान्न का जो है, खाद्यान्न का कमी हो गया था पूरा। तो बिहार का छात्र जो है आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, इसी को कहते हैं छात्र आंदोलन या फिर बिहार आंदोलन कहते हैं। लिखेंगे मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमत के कारण, खाद्यान्न के अभाव के कारण, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्र ने आंदोलन शुरू कर दिया। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, ठीक है।
होप आपको पता समझ में आ गया होगा बिहार आंदोलन क्या है। अपना सब हिंदी में भी पढ़ते हैं संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण के बारे में। ऐसे तो आपको पूरा एकदम डिटेल से पता ही है। जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के रूप से जाना जाता है, आपको पता है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है इसको जेपी कहा जाता है। आई होप आपको सब कुछ पता है, आप वहां पर भी पढ़े हैं, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए हम लेकर के आए हैं, ठीक है। तो देखिए, और आज का जो है लास्ट क्लास है, ठीक है। ये देखिए क्लास, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान में प्रस्तावना का क्या अर्थ होता है। आपको पता हो, संविधान में जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आत्मा कहा जाता है। संविधान में जो होता है, संविधान का प्रस्तावना ही जो है संविधान का परिचय पत्र होता है। क्या होता है? परिचय पत्र होता है। इसके अनुसार ये बताता है भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, स्वतंत्र है और जो है संप्रभुता वाला देश है, ठीक है। ये सब बात बताता है, ठीक है। आई देख लेते हैं एक बार संविधान में क्या बात बताता है। ये बात समझ में आ गया। संविधान का जो आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। तो लिखेंगे संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक भाग है। परिचयात्मक मतलब जो है परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र है। इसमें संविधान के उद्देश्य, इसमें संविधान का उद्देश्य का बात करता है, आदर्श का बात करता है और मूल्य भावना का वर्णन किया गया है। यह बताती है कि भारत संप्रभुत है। भारत क्या संप्रभुत है? इट मीन्स यहाँ पर जो है नहीं भारत के नेता पर जो है नहीं आंतरिक मामला नहीं बाहरी मामला होता। भारत स्वतंत्र होता है, अपना निर्णय खुद लेता है। किसी गुट या फिर किसी समिति के द्वारा जो है भारत निर्णय नहीं लेता है। भारत क्या है? संप्रभुत्व वाला देश है। भारत समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष राज्य है। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना तथा नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्रदान करना संविधान का मुख्य उद्देश्य है। ये सब बात कौन बताता है? प्रस्तावना में ही बताता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा देश है, यहाँ को लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और जो है बंधुत्व प्रदान करता है। हमारा जो देश है लोकतांत्रिक है और धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है, संप्रभुत्व है, ये सब बताता है प्रस्तावना। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए जो प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, बहुत ही इंजॉय के साथ आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हिस्ट्री की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।